कहानी कुर्सी की मैं बात करते हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तैयारियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी की एक बैठक में हिस्सा लिया और इसमें चुनाव की तैयारियों का जो रोड मैप है उस पर चर्चा हुई। पन्ना कमेटियां, बूथ समितियां, इनकी सारी जानकारी ली गई हैं। लोकसभा संचालन समिति के रोल पर बात हुई है और लोकसभा सीटों का एक क्लस्टर बनाने पर हमने आपको पहले भी इसके बारे में जानकारी दी थी जब दिल्ली में 2 दिनों का एक मंथन हुआ था सारे पदाधिकारियों का। इसमें प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष, सबने शिरकत की थी और तब ये प्लान बना था कि अलग अलग जगहों पर कुछ लोकसभा सीटों को क्लब करके क्लस्टर बनाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को दी जाएगी। 4-5 सीटों का एक क्लस्टर बना करके उसकी जिम्मेदारी जो है फिर वो तय कर दी जाएगी। तो अब उस पर आगे काम बढ़ना शुरू हो चुका है और इन सारी तैयारियों की पर जायजा एक किस्म से लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसके अलावा राम मंदिर को लेकर के बिल्कुल अलग स्तर पर काम चल रहा है, उसके बारे में भी हम आपको भी पहले बताएंगे। लेकिन यूपी में बीजेपी की तैयारियां खास तौर पर इन 80 सीटों को लेकर के किस प्रकार चल रही हैं, एक बार हर्षवर्धन जी से भी जान लें। हर्षवर्धन जी, देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण होता है किसी पार्टी के लिए कि आपको अपने चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपको फीडबैक सही मिल जाए कि वहां कौन से मुद्दे हैं, कौन बेहतर नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए आज से 6 महीने पूर्व एक एक विस्तारक नियुक्त कर दिए हैं। यानी कोई एक व्यक्ति नियुक्त किया है जो पूरी तरह से वहीं जाकर रहेगा, जो वहां का नहीं है, बाहर से उसको दूसरे जिले से भेजा गया है और उसका काम ही यही है कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं, संगठन के जितने कार्यक्रम आते हैं, उसमें किस तरह की भागीदारी जो वहां के पदाधिकारी हैं, जो वहां के कार्यकर्ता हैं, वो उसमें निभा रहे हैं और उसका फीडबैक वो ऊपर देता है। यानी लोकसभा के जो विस्तारक निकले हैं उनका जो फीडबैक है वो सीधे राज्य कार्यालय को जाता है। अब आप इसको अगर दूसरी तरह से देखें, जिसको बार बार कहा जाता है कि अचानक होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एकदम से कमाल कर देती है। एक न्यूट्रल व्यक्ति उस जिले की सारी जो रिपोर्ट है वो राज्य कार्यालय को ऊपर भेज रहा है। जितने तरह की योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर कौन कौन लोग सक्रिय हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रत्याशी नहीं तय करना है, लेकिन प्रत्याशी की सूची में शामिल होने लायक कौन है, उन लोगों की एक कहें कि मोटा मोटा अनुमान लग जाता है। और जब हम लोकसभा के क्लस्टर की बात करके उसके ऊपर एक कहते हैं कि कोई मंत्री होगा, कोई पार्टी का महामंत्री होगा, कोई पदाधिकारी बड़ा होगा, उसको नियुक्त कर देते हैं तो एक तरह से कहें कि 5 लेयर की टीम बन जाती है। विस्तारक से लेकर जिले के पदाधिकारी से लेकर, क्षेत्र से लेकर, राज्य से लेकर और एक क्लस्टर का जो इंचार्ज, ये 5 लेयर की टीम ऊपर रिपोर्ट देती है और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी उस लोकसभा में अपनी रणनीति तय कर रही होती है। ये आप भी आजकल एक चर्चाएं सुन रहे होंगे, कई लोग आर्टिकल लिख रहे हैं इस बारे में कि भाई बड़े दिग्गज नेताओं को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है इस बार। ऐसे कौन से बड़े लोगों के नाम की चर्चा चल रही है? देखिए, मतलब बड़ा रोचक है ये। एक दिग्गज हटाकर और दूसरा दिग्गज गाजियाबाद में भी आ सकता है और ये बड़ा जिसको कहें कि राज्यसभा का दिग्गज लोकसभा से लड़ने की तैयारी कर रहा है, वो भी गाजियाबाद से ही तैयारी कर रहा है। अच्छा, तो वो बड़े मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सीट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तैयारी भी पूरी है और इस तरह से लगभग 20 से 25 ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये लोकसभा की तैयारी इस तरह से क्यों कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला है, हर राज्य में ऐसे 4 से 5 सीटों को चुना गया है, विशेष करके जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है। और जहां प्रभाव नहीं है वहां भी 1 से 2 सीटें ऐसे तय की गई हैं। जैसे दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में, नरेंद्र मोदी की इस सरकार में बड़े चेहरे हैं, उन सबको उन जगहों से, उन सीटों से चुनाव लड़ाया जा सकता है। और उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि जब ये बड़े चेहरे अपनी डिलीवरी के साथ नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उस जगह पर जाएंगे तो वो अपनी सीट तो ठीक करेंगे ही करेंगे, उसके साथ अगल बगल की सीटों पर भी बड़ा प्रभाव वो डालेंगे। एक चीज का इसका उत्तर और दिए, फिर मैं राहुल जी आता हूं कि ये जो पहले 75 साल की आयु सीमा थी, अब सुना है वो 70 कर दी गई है और 70 से ऊपर का टिकट मिलना मुश्किल होगा। देखिए, 70 से ऊपर टिकट मिलना लगभग असंभव है और उसमें कुछ बड़े नाम इस लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अब उनकी क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से उनको एकोमोडेट किया जाएगा, वो अभी शायद जिसको कहें कि मंथन चल रहा है, अभी वो उस स्टेज पर नहीं है कि वो किसी के समझ में आ जाए। लेकिन 70 से ऊपर का प्रत्याशी बहुत अपरिहार्य परिस्थिति में आएगा जब लगेगा कि नहीं, इससे नहीं छोड़ा जा सकता। और उसका एक उदाहरण मैं बताऊं, आप ध्यान से देखिए तो जयंत मलैया को तय कर लिया गया था
ऐसे ही एक और प्रत्याशी हैं, वो तो 80 साल की उम्र में लड़े, वो तय कर लिया गया था कि अब इनको नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन लगा मध्य प्रदेश में कि अच्छा चलो इन लोगों को लड़ा देते हैं तो सीटें ठीक रहेंगी। ऐसी कोई स्थिति हो जाए तो बात अलग है, वरना पूरे देश में 70 की आयु सीमा लोकसभा चुनाव के लिए लगभग तय हो जाएगी। और उसके साथ एक चीज और है, अमित शाह ने अगर कोई बहुत शानदार काम करने वाला नेता है, सांसद है, उसको अगर लगता है कि उसकी सीट पर कोई जातीय समीकरण, कोई सामाजिक समीकरण कमजोर है, भले वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको खुद सीट रिप्लेस करके और दूसरी सीट पर भी ले जाने की तैयारी की जा रही है। राहुल जी, देखिए, जो बीजेपी का थॉट प्रोसेस है उसमें पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 सीटें ऐसी चुनी गई हैं जिसको रेड जोन माना जाता है। उनको चिन्हित किया गया है कि ये जो है हमारे लिए, उसमें ऐसी सीटें हैं जो कि कम अंतर से पिछली बार जीती गई थी और ऐसी सीटें हैं जो कि नहीं जीती गई थी, यानी विपक्ष के पास थी। तो ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया। अब ये बात कि 70 साल के से ज़्यादा जो लोग हैं उनको नहीं लड़ा जाएगा, ये सही बात है, लेकिन इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा गया। उसमें ये भी माना जा रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उनको लगता है, बीजेपी को लगता है कि ये जीत सकते हैं अपनी सीट, तो उसमें किया जाएगा। अब बात आती है ऐसे लोगों की कि जिनको बड़े नामों को, जैसे उत्तर प्रदेश में ये भी बात हो रही है, कुछ जो हैं बॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। कुछ ये भी बात हो रही है कुछ राज्यसभा बॉलीवुड के एक्टर्स, हाँ, ये भी बात हो रही है कुछ जो है राज्यसभा के सांसदों को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये बात बहुत साफ है कि राज्यसभा के कई सांसद आपको चुनाव लोकसभा का लड़ते दिखाई देंगे, चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो या फिर दक्षिण राज्य हो। बहुत सारी सीटों को ऐसे चिन्हित किया गया जहां पर उनको लड़ाया जाएगा और इसके इर्द गिर्द जो है बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार की। समीर जी, कोई खास अपडेट यूपी को लेकर मिल रहा है क्या? देखिए, अगर 70 साल की उम्र का अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर लगा दिया होगा पूर्ण विराम की, जो 70 साल आयु कर चुके हैं उन्हें टिकट नहीं देंगे, तो ये तय मानिए कि 47 सांसद के फिर टिकट कटना तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो 303 सांसद है उसमें 47 सांसद 70 साल की उम्र के हैं। तो फिर ये माना जाए कि 47 गिनती करी आपने? जी, मेरे पास कल कई स्टोरी लिख रहा था तो उस समय ये डाटा मैं पढ़ रहा था कहीं, तो इसका मतलब ये 45 सांसद रुपए, मतलब 70 पार वालों को आप पहले से ही कट कर रहे थे, इसीलिए तो गिनती की आपने, कल ही कर लिया आपने। हाँ, मतलब ये भी मान सकते हो कि इस आधार पे मेरा ये कहना है कि अच्छा, बड़े नाम भी होंगे इसमें कहीं? जी, और मैं उत्तर प्रदेश को लेके कहता हूं कि इस बार एक बड़ा नाम, मतलब मैं नाम का भी जिक्र कर देता हूं, हो सकता है इस बार राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश से टिकट नहीं मिले लखनऊ सीट से। राजनाथ सिंह के लिए जो पार्टी कुछ और व्यवस्था करने पर विचार कर रही है और इस बात की संभावना है कि अगले चुनाव में राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव न लड़े। और कई बड़े चेहरे भी हो सकते हैं जो चुनाव नहीं लड़े, और कई बड़े ऐसे चेहरे भी हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, जो राज्यसभा में है, जो लोकसभा लड़ सकते हैं। ये भी है कि विधानसभा में योगी सरकार के जो बड़े मंत्री है वो भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कई ऐसे मंत्री हैं। डिस्क्लेमर दे दूंगा, आपने इतना बड़ा नाम ले दिया कि भाई निजी राय वाला डिस्क्लेमर दे दूं। नहीं, मतलब संभावना इस बात की है कि शायद राजनाथ सिंह को इस बार, मतलब आकलन चल रहा है, निश्चित नहीं है, लेकिन पार्टी जिस हिसाब से वर्किंग कर रही है उसमें कई बड़े नाम हैं। और दो नाम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी तो शायद लगभग तय है कि जो इस बार उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी, इस बात की पूरी संभावना है। हो सकता है अंतिम समय में उन सीटों पर तो मैंने सुना कांग्रेस जो लिस्ट रखने वाली है अपनी सीटों के लिए, उसमें वो दोनों नाम ऐड कर लिए हैं उसमें। बिल्कुल, उसमें। और ये भी संभावना है कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़े और बाकी सारी पार्टियां उनको समर्थन दे दें। हालांकि बसपा का रुख नहीं मालूम है, समाजवादी पार्टी ने तो कह दिया कि वरुण को चुनाव लड़ेंगे तो हम उन्हें समर्थन दे देंगे, हम अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। कांग्रेस भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। फिर देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी से उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बैठक में कहा था सांसदों को, वो खासतौर से उत्तर प्रदेश के सांसदों से कहा था कि मोदी और मंदिर सिर्फ आपको जीत नहीं दिलवा सकते, आपको जनता के बीच जाना होगा, काम करना होगा, प्रधानमंत्री मोदी की योजना ले जानी होगी, और जमीनी स्तर पर आपको जनता से जुड़ना होगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी इस बात को लेकर सतर्क है कि पिछली बार जो वो 15 सीटें हार गए थे, समाजवादी पार्टी की इसमें 5 सीटें थी और बसपा की 10 सीटें थी, उन्हें वापस पाना है। क्योंकि अगर 2014 की तुलना में अगर 2019 का परिणाम देखें तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को 7 से 8 सीटों का नुकसान हुआ था वहां पर। तो मुझे लगता है कि वो सीटें वापस हासिल करना है, और इस बार 80 में से लगभग 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी टारगेट लेके चल रही है कि हमें जीतना ही जीतना है। तो अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां कैसे उम्मीद उतारती है। नहीं, लेकिन राम मंदिर से उम्मीदें तो जाहिर तौर पर बहुत हैं, निश्चित रूप से, इसीलिए 75 सीटों का टारगेट सेट कर लिया है पार्टी ने। क्योंकि फिर निकल जाएगी बात। देखिए, अगर 70 साल की आयु का हम मान लेते हैं तो 56 सांसद ऐसे हैं लोकसभा में जो 70 साल या उससे ज्यादा हैं। इसमें बड़े नाम है राजनाथ सिंह, वीके सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, श्रीपद नायक, अर्जुन राम मेघवाल, गिरिराज सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, रविशंकर प्रसाद, SS आलूवालिया, PP चौधरी, संतोष गंगवार, राधा मोहन सिंह और जगदम्बिका पाल। तो बड़े एक नाम गिन रहे हैं, मैं ये कह दूं
तो लगभग इनमें से ज्यादातर नामों को मैं जानता हूं कि उनको टिकट नहीं मिलने वाला। तो ये अगर ये है तो ये फिर ये बड़े नाम हैं जो जिनके इर्द गिर्द बात हो रही है कि अच्छा ये 70 साल नहीं, टिकट नहीं मिलने वाला पैमाना केवल आयु ही है, कुछ और भी? नहीं नहीं, सिर्फ आयु नहीं है, समीकरण है, नए चेहरे लाना है। और पार्टी कम से कम इस वक्त की भारतीय जनता पार्टी को एक बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इस वक्त पार्टी को यह पता है कि हम कोई भी ऐसी जगह नहीं लाएंगे जहां जड़ता शुरू हो जाए। जितने नाम गिनाए उनमें से कई नाम हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी वो काम करेंगे दूसरी भूमिकाओं में, लेकिन कई नाम हैं जिनकी अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मिनिस्टर रहते हुए भी जिनके अपने वो एक जड़ता सी आ गई है और वो बार बार उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को पहुंच रही है। उस पर पहले से तय किया जा चुका है कि इनकी कुछ भूमिका बदलनी चाहिए। अब जैसे इसमें हम उदाहरण लेकर नाम बात कर लेते हैं, गाजियाबाद का आपने भी जिक्र किया था, वीके सिंह है वहां से, रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं ये, बल्कि 14 रिकॉर्ड बनाया ही था इन्होंने। नहीं, चूंकि मंत्री भी हैं आप, चूंकि गाजियाबाद सीट पर मेरी ये जो जानकारी है, समझ बन रही है, वीके सिंह जी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। नया नाम होगा, बड़ा नाम होगा। वीके सिंह की शिकायत बहुत है, मतलब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से उनका न मिलना, संघ के स्वयंसेवकों से न मिलना। आज भी मतलब वहाँ के कार्यकर्ता ये कहते हैं, जिनसे अगर बात होती है, कि वो भी आज भी सेना प्रमुख का उनका जो व्यवहार है वो उसी रुख में रहते हैं, मतलब मिलने के लिए। और तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके व्यवहार के कारण एक बड़ी समस्या रही है और वहाँ से शिकायत भी बहुत गई है संगठन की तरफ से। तो हो सकता है वीके शायद अभी थोड़ा जल्दी है, मुझे लगता है कि अगर हम सीट बाय टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा चर्चा करने लग जाए, लेकिन आने वाले वक्त में तो यही चर्चा होनी ही है। बिल्कुल ठीक, कहानी कुर्सी की में तो आप फिर एक सीट के बारे में सुनेंगे हमसे। लेकिन राम मंदिर की जहां तक बात थी, इसको लेकर के आप अगर जो तैयारी बीजेपी कर रही है, अब विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम जो है वो तो 22 तारीख तक का कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से आप समझिए कि इसमें बीजेपी की जो मशीनरी है वो 24 को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस पर कार्य करने जा रही है और उसमें 1 लाख लोगों को रोज मंदिर ला करके दर्शन कराने की तैयारी है। अब अंदाजा लगाइए, ये बीजेपी करेगी। बीजेपी ने इसके लिए एक टीम बनाई है, उसका नाम जो है वो दिया गया अयोध्या दर्शन प्लान। अयोध्या दर्शन प्लान में इसमें एक कमेटी बनी है, उसमें कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं। उनको ये जिम्मेदारी है कि देश भर से आप 1 लाख लोगों को यहां लाएंगे रोज और उनको दर्शन कराएंगे, और वो लोग, उनका चयन कैसे होगा, वो यहाँ कहाँ ठहरेंगे, कैसे उनके भोजन की व्यवस्था होगी, फिर वो दर्शन कैसे करेंगे, फिर उनका रिटर्न टिकट वापस तक, यानी घर से लेकर आना है, घर तक छोड़ करके आना है, पूरे बीच में उनका पूरा ध्यान रखना है। ये काम भारतीय जनता पार्टी जो है वो करने जा रही है। और आप अगर अंदाजा लगा लीजिए कि 23 तारीख से लेकर के जब तक भी चुनाव तक, आप 26 तारीख से वो शुरू होगा, वो अभियान है 26 से शुरू होगा। और जाहिर है कि कम से कम जब तक आदर्श आचार संहिता नहीं लग जाती है तब तक तो पूरी तरह से चलेगा। और उसका एक आपने देखा कि अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि हम श्री राम दर्शन योजना ही शुरू कर रहे हैं, मतलब वो अपने यहाँ से वो सरकारी तौर पर भी ले जाएंगे। और चूंकि सरकारी तौर पर उनके एजेंडे में भी था, उनके चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम राम मंदिर का दर्शन कराएंगे, तो हो सकता है कि कई सरकारें करेंगी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर करेगी। और उसमें प्रयास यही है कि हर जिले से करीब 50,000 लोग वो अयोध्या आए, दर्शन करें, अयोध्या के आसपास घूमें और लौट कर जाएं। ये योजना है मोटी मोटी। और अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार इसके पहले भी वो सब करती रही है। जो काशी तमिल संगमम या सौराष्ट्र तमिल संगमम था, अब काशी तमिल संगमम में सोचिए उन्होंने ट्रायंगल बना दिया था। वो जिनको भी लेकर जाते थे तो वो बनारस ले जाते थे, अयोध्या बताते थे और प्रयागराज भी लेकर आते थे। तो एक तरह से वो ट्रायंगल पहले से ही बना दिया कि कैसे आपको घूमना है। तो वहां, और बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा आपको, लेकिन अभी माघ शुरू हो गया, अब तो 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा वहां संगम किनारे रेती पर, वहां तमिल में होर्डिंग लगी हुई है। वहां तमिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और काशी तमिल संगमम की फोटो लगी हुई है। बस में भर भर के लोग आते हैं, ट्रेन से आते हैं, उनको काशी से यहां ले आया जाता है। तो उसी तर्ज पर, लेकिन लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर, और उसमें कोशिश ये है कि हर भारतीय एक दूसरे से परिचित हो, अयोध्या के बहाने, राम के बहाने सब जुड़े और ये बताया जाए कि राम ही है जिनकी वजह से भारत का आधार है। और उस आधार को हम फिर से, जिसको हम कहते हैं ना कि फिर से किसी वैभव को फिर से हासिल करना, तो वो हम काम कर रहे हैं। और उस काम को हम कैसे कर पाए तो कहानी भी सुनाई जाएगी। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी एक और काम कर रही है। 25 जनवरी से लेके 25 अप्रैल तक, लगभग 90 दिन तक
हर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 10 कार्यकर्ता 10 लोगों को दर्शन कराने की व्यवस्था करने के लिए कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2450 के करीब विधायक है पूरे देश के अंदर, 2400-2500 के करीब। हर विधानसभा से 10 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र से 10 लोगों को लाओ और अयोध्या के अंदर दर्शन कराना है। तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ी योजना भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट करने जा रही है, जिससे पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित ये जो लोग दर्शन करने आएंगे और फिर ये 10 लोग अपने क्षेत्र में आकर 10 लोगों को अपनी यात्रा का विवरण सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने यात्रा की, क्या दर्शन किए, और वो वहां से 50 लोगों के लिए प्रसाद लेकर आएंगे। जो 10 लोग जाएंगे और वो 50 घर के अंदर प्रसाद बांटा जाएगा। तो एक विधानसभा से लगभग 70 घर भारतीय जनता पार्टी कवर करना चाहती है। तो पार्टी का ये मानना है कि कम से कम 3000 एरिया मतलब लोगों को हम एक क्षेत्र से कवर कर लेंगे। तो एक बड़ी योजना है। 90 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट रखा है कि 25 जनवरी से लेकर 25 अप्रैल तक इन लोगों को दर्शन कराना है। और इसमें कोई आचार संहिता जैसी बात तो है नहीं, इसमें कोई इसमें रोकता कोई आचार संहिता अगर नहीं, आप पॉलिटिकल भगवान राम के मंदिर किसी को लेके जा रहे हैं तो इसमें मेरे को नहीं लगता आचार संहिता जैसा कोई। नहीं, इसमें एक तथ्य के तौर पर चुनाव अगर शुरू हो जाएगा तो पार्टी का भी खर्च जुड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी कहे कि हम पूरे देश में चुनाव शुरू हो गया, आचार संहिता लागू हो गई और हम एक बहुत बड़ा अभियान चलाएं, तो उसका वो क्या तरीका निकालेंगे। सामाजिक संगठन को शामिल कर चुनावी अभियान होगा तो खर्च जुड़ता है। अगर आप मंदिर के लिए लेके ऐसा नहीं होगा ना कि आप मंदिर दर्शन के लिए ले जाएंगे तो उस वक्त दूसरी जो पार्टियां हैं वो चुनाव आयोग को इस तरह की शिकायत नहीं मुझे लगता है करेंगी। भारतीय जनता बताएंगे ना कि आचार लोकसभा संहिता से इस जगह पे में आचार संहिता में जो कहा जाता है वो चुनावी खर्च है कि अगर आपने कोई रैली की, आपने किसी को वहां पर रैली में लेके गए, उस तरह के खर्च या होर्डिंग के खर्च या उस तरह के खर्चों उसमें सामाजिक संगठनों को भी शामिल करेगी भारतीय जनता पार्टी वहां तो हम लोग जैसे उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि अगर 10 करोड़ घरों के अंदर 10 करोड़ लोगों तक सीधे सीधे वो अक्षत पहुंचाने का कार्यक्रम है राम मंदिर का, 10 करोड़ तो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य मेंबरशिप है। तो 10 करोड़ लोगों से 100 करोड़ तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट लगाया कि 10 करोड़ लोग 100 करोड़ तो घरों तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अगर ये 1 लाख पर डे का मान भी लें आप, तो भी एक रफ एस्टिमेट भी सोचे तो टारगेट तो कर रहे होंगे कि भाई 75 लाख से 1 करोड़ के बीच में लोगों को हमको दर्शन कराना है। 1.25 करोड़ लोगों। 1.25 करोड़ लोगों को अयोध्या दर्शन कराने की पूरी योजना है। वो पूरे संगठन, सरकार सब उसमें इसका शामिल है। इम्पैक्ट 1 से 1.25 करोड़। राहुल जी देखिए, ऐसा होता है अगर आप एक परिवार से एक व्यक्ति गया है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का इम्पैक्ट नहीं होता, वो उसके परिवार का पे इम्पैक्ट पड़ता है और उसके आसपास भी, कि जहाँ से वो राम मंदिर जाके उसके बाद वो वापस जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, भव्य मंदिर के बारे में बात करेंगे, सारी योजना के बाद, तो पूरा इम्पैक्ट जो है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो जो ये सारा कार्यक्रम है ये मुझे लगता है लगातार चलेगा और काफ़ी समय तक, ये कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव तक रहेगा, उससे आगे भी मुझे लगता है ये कार्यक्रम चलता रहेगा और खुद भी लोग वहां पे जाएंगे। देखिए अब हम लोग इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, कल किसी एक कमेंटेटर ने एक बात लिखी हुई थी कि जैसे कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है तो इसको केवल ये एक राजनीतिक प्रोग्राम मान लेना या केवल एक धार्मिक प्रोग्राम भी मान लेना, वो भी कम आंकना होगा। ये इन दोनों से काफी ऊपर बढ़कर है। राम का मंदिर बनना या राम का नाम आपके सबकॉन्शियस में जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी विचारधारा से क्यों ना आता हो, वो कहीं ना कहीं एसोसिएट करेगा ही करेगा इस नाम के साथ। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटों का जो टारगेट रखा है प्रधानमंत्री मोदी, और भारतीय जनता पार्टी जानती है इस बात को कि इतना बड़ा आयोजन है कि इसका अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता है तो भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों का टारगेट अचीव कर सकती है। और ये एक बड़ा कारण रहेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर पहुंचती है तो उसमें राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुशासित संगठन, राष्ट्रीय सेवक संघ और दूसरे हिंदू संगठन जो लोगों को अयोध्या दर्शन कराने ले जाएंगे, वहां प्रसाद देंगे। भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ सदस्य 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए योजना बना रहे हैं, और जितने लोगों तक पहुंचेंगे मुझे लग रहा है उतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और ये 400 सीटों का जो टारगेट है और 50% वोट बैंक रखा है, मुझे लगता है वह मोदी के काम के साथ साथ एक राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा। अब 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी का नाम, और साथ साथ ये राम मंदिर का इम्पैक्ट, अब इसका क्या कितना रहेगा तो आप चुनाव के बाद ही खैर इसका असेसमेंट कर पाएंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी अपने काम को, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जो लाभार्थियों से मिलना है, उसके जरिए भी पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर अक्षत पूजित अक्षत पहुंच रहा है, निमंत्रण पत्र पहुंच रहा है, सोसाइटी, गली मोहल्ले सब उत्साह उल्लास में है। लेकिन जो एक बड़ा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, जिसको हम कहते हैं ना कि कई बार कुछ काम हो जाता है तो बाद में उस पर शोध रिसर्च होता है, क्या हो गया। भारत में सामाजिक समरसता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को सबसे बड़े अवसर के तौर पर उपयोग कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व
अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो संघ की सबसे बड़ी निर्णायक एक तरह से कहें कि समिति होती है, मंच होता है, उस बैठक में डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा था कि एक कुआं, एक श्मशान, एक मंदिर। ये क्या था? जातियों में बटे हुए हिंदू समाज को एक करने की कोशिश थी। तो मैं इसको देखता हूं, आप इसके राजनीतिक परिणाम जो है वो सब उसका, जिसको हम कहते हैं ना, बाई प्रोडक्ट है। मेन मोटिव क्या है? वो है सामाजिक समरसता। जाति में बटा हुआ हिंदू वो राम के नाम पर, राम के साथ, राम के लिए एक जगह खड़ा होता हुआ दिखे। ये योजना है इस पूरे अभियान के, जिसको हम कहें कि मूल अगर देखें तो सबके राम इसके मूल में है। देख, बहुत से लोग इसको सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट भी कहते हैं कि भाई मतलब ये एक सभ्यता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, केवल किसी धर्म से जोड़ करके इसको नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए शायद ये भी योजना बनाई गई है कि जो इस कार्यक्रम के दौरान मस्जिदों के पास भी दिए जलाए जाएंगे और इस तरह की योजनाएं भी हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे समाज को, पूरे भारतीय जितना भी लोग हैं जो हमारे देश में रहते हैं, उन सबको इस कार्यक्रम के साथ किसी न किसी तरीके से जोड़ने की जो कोशिश है वो आपको दिखाई देगी इस कार्यक्रम के तहत। जैसे कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये कार्यक्रम जो है वो हिंदू समाज को एक साथ जोड़ने का तो है ही, साथ में ये भी है कि जो मुस्लिम समाज है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भारतीय हैं, वो उसी सभ्यता से आए हुए लोग हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ जुड़े। मुझे लग रहा है राहुल गांधी का जो जातीय जनगणना का है उसके लिए एक बड़ा जवाब होगा राम मंदिर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी या संघ जो ये कर रहा है। राहुल गांधी जो बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि 2024 जवाब मिल नहीं गया मेरे ख्याल से 5 राज्यों के चुनाव में। जवाब मिल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने पकड़ के रखा। उन्हें लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा फिर जिंदा होगा। अब मुद्दा उन्होंने पकड़ लिया तो भी लोकसभा तक वो छोड़ेंगे नहीं इस बात को। जब 2024 में बुरी तरह हारेंगे तो फिर नया मुद्दा लेकर आएंगे। लेकिन उसका काउंटर जवाब करने के लिए मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा जवाब है ये कि राम के नाम पर कोई भी न टूटे, सब राम के नाम है, सबके राम है। और हिंदू धर्म को संगठित करने के लिए जो राम के नाम पर मुझे लग रहा है जो यात्रा कराई जाएगी, इसके बाद इस बात की संभावना नगण्य है कि जाति के आधार पर कोई वोट पड़ेगा। राम के नाम पर वोट पड़ेंगे तो मुझे लग रहा है फिर वो किसी भी जाति के हो, राम के नाम पर सब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे।